नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। मध्य प्रदेश में इस वक्त लाइन लगी हुई है। कम से कम 58 नेता कहे जा रहे हैं ऐसे हैं, कम से कम 58 नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, अब कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ उन्हें भी ना माया मिली ना राम, यानी ना उन्हें कोई पद मिला और ना जो उन पर मामले चल रहे थे उसमें कोई राहत मिली। तो 58 ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में वापसी चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चाहे वो जीतू पटवारी हो चाहे राहुल गांधी हो, एक लाइन बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अब जो कांग्रेस है ना, वो कांग्रेस छन के निकली हुई कांग्रेस है। यानी अब जो बचे हैं कांग्रेस में वो प्योर कांग्रेस ही बचे हैं। जो मिलावटी थे वो सब के सब निकल चुके हैं। मैं लेकिन इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि अभी भी दिल्ली में कुछ ऐसे बैठे हैं जो काम नागपुर के लिए कर रहे हैं। खैर वो बात हम कई बार कर चुके हैं, फिर कभी दोबारा कर लेंगे। लेकिन मोस्टली छन के निकले हुए कांग्रेसी है, जो कांग्रेसी हैं, मिलावटी नहीं है। तो अब मिलावटियों को वापस पार्टी में लेने का फिलहाल दरवाज़ा कांग्रेस में बंद है, ऐसा कहा जाता है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि दरवाज़ा फिलहाल बंद है और अपने प्रदेश अध्यक्ष जो राहुल गांधी की टीम के हैं, राहुल गांधी के चुने हुए हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी की इस बात को गांठ बांध लिया है कि फिलहाल वापसी नहीं दी जाएगी इनकी। हाँ, सर्कमस्टांसिस राजनीति में कुछ भी हो सकते हैं, कोई बड़ा नाम हो, कुछ ऐसी ज़रूरत आन पड़े कि लेना है तो वो हाईकमान के लेवल पे किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज़ किसी की एंट्री अलाउड नहीं है। इसी में कुछ नाम महाराष्ट्र से भी है। महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि अशोक चौहान राज्यसभा तो पहुंच गए, पर जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक वैसा ही है जैसा अमरिंदर सिंह के साथ किया जा रहा है। अशोक चौहान को भी कहीं किसी डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जा रहा। अशोक चौहान को कहीं किसी मामले में नहीं लिया जाता। वो भी वहाँ पर तड़प रहे हैं, वो भी फीलर्स भेजना शुरू कर चुके हैं कि क्या वापसी का कोई रास्ता संभव है। दोस्तों, एक शख्स जो 2 बार अपने सूबे का मुख्यमंत्री रहा, 7 बार विधायक रहा और 2 बार सांसद रहा, लेकिन अपने आखिरी वक्त में, मतलब राजनीतिक पारी के खात्मे की तरफ जाते जाते वो अचानक उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में शामिल हो जाता है जो आइडियोलॉजिकली पुरानी पार्टी के बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे शख्स जो इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेके, इतना कुछ अपने साथ तामझाम लेके अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उम्मीद तो यही होती है ना कि बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जब इतना कुछ होने के बावजूद भी ना मिले, बल्कि पद तो छोड़िए, जो कानूनी शिकंजा कसा है अगर वो भी ढीला ना हो तो उसे आप क्या कहेंगे? वही कहेंगे डैश डैश डैश, ना घर का रहा ना घाट का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो अमरिंदर सिंह जो एक वक्त में कांग्रेस में बहुत ज़बरदस्त दर्जे के नेता माने जाते थे। दिल्ली हाईकमान अमरिंदर सिंह की बात को टालने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि एक तो वो इतने सीनियर नेता थे और दूसरा वो कांग्रेस की जो हाईकमान है या जो गांधी परिवार है उसके नज़दीकी माने जाते थे। 2 बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने उन्हें पंजाब का, 7 बार विधायक, 2 बार एमपी भी बनाया और पटियाला राजघराने से हैं। तो इतना बड़ा ऑरा उनके साथ था। लेकिन 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वो बीजेपी जिनके खिलाफ मैं भी, क्योंकि पंजाब में रहा हूँ, एक चैनल का ब्यूरो चीफ था, मैंने 10 साल उनकी राजनीति कवर की है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी और जब मुख्यमंत्री बने तब भी। तो वो अक्सर एक बात कहते थे कि ज़िंदगी में कुछ भी कर दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा, लेकिन कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूँगा। ये अमरिंदर सिंह के खुद के शब्द थे, क्योंकि वो बोले वो कांग्रेस में रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए अकाली दल में भी रहे थे। दोनों की आइडियोलॉजी के खिलाफ है बीजेपी की आइडियोलॉजी। लेकिन हुआ क्या, 2022 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस छोड़ने के बाद, फिर उसे बीजेपी में मर्ज कर लिया। लेकिन बीजेपी ने चेहरा तो बड़ा ले लिया, लेकिन बस उन्हें एक शो पीस बनाकर छोड़ दिया।
आलम यह हुआ कि उसके बाद अमरिंदर सिंह का दर्द वक्त वक्त पर निकल के बाहर आया और ये भी कहते हैं कि पंजाब को लेकर उनसे कोई कंसल्ट नहीं किया जाता बीजेपी में। उन्हीं के मातहत मंत्री रहे सुनील जाखड़ बीजेपी के अध्यक्ष हैं इस वक्त। वो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे सुनील जाखड़ उनके मंत्री थे कांग्रेस में, अब वो सुनील जाखड़ प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत सारे जो उनके नीचे जूनियर थे वो सब बीजेपी में पंजाब में अच्छे पदों पर हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह को कोई पूछता नहीं है। पर चलिए खैर, अमरिंदर सिंह को कहा कि उम्र भी हो गई है, चलिए छोड़ दें। लेकिन जो बीजेपी ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह थी उनकी, वो पद से कहीं और ज़्यादा थी। वो थी उन पर चल रही ईडी के मामले, इनकम टैक्स के मामले। उस पे वो चाहते थे कि जैसे बाकी लोग वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं वो भी धुल जाए। ये उनका मेन मकसद था कि वो और उनके बेटे का नाम किसी तरह से इससे बाहर निकले, ये मामले ख़त्म हो। लेकिन बीजेपी ने फिर साबित कर दिया कि ये पार्टी का एक ही मोटो है, जो जब तक काम का है तब तक इस्तेमाल करो, काम का नहीं है तो साइड में शोपीस बना के छोड़ दो। जिस पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन कर दिया, जब उनका इस्तेमाल खत्म हो गया, उनको शोपीस बना के बिठा दिया, वहाँ अमरिंदर सिंह कैसे सोच सकते थे कि उनका लिए जो है बीजेपी अपना रूल तोड़ेगी या बीजेपी अपनी सोच बदलेगी। हुआ ये कि वो मामले खत्म नहीं हुए बल्कि और मुसीबत बढ़ गई। अब हाईकोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस मामले में, ईडी के एक मामले में अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह की वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी ने एक अनुमति मांगी थी कि जो फ्रांस सरकार से डॉक्यूमेंट्स आए थे, कुछ इनकम टैक्स ने मांगे थे, उनकी जो है वो जांच ना कर पाए ईडी। अदालत ने मना कर दिया। अदालत ने कहा कि इसमें कोई समझौते का उल्लंघन नहीं होता, इसका विरोध आयकर विभाग कर सकता है, ना कि याचिकाकर्ता कर सकता है। यानी इनकम टैक्स ऑब्जेक्शन करे तो समझ में आया, याचिकाकर्ता नहीं कर सकता। यानी अब ईडी वो डॉक्यूमेंट जांच कर सकती है। अब मामला है कि लोग कहेंगे ये तो अदालत का फैसला। भाई अदालत का फैसला तो ठीक है, लेकिन अदालत गया कौन? 2022 से आज 2025 हो गए, सितंबर 2022 से सितंबर 2025 हो गए, 3 साल हो गए। ईडी क्यों अभी भी उस केस को परस्यू कर रही है? ईडी क्यों चाहती है कि जो फ्रांस से जो कागज आए हैं, दरअसल अमरिंदर सिंह पर और उनके बेटे रणिंदर सिंह पर मामला है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने और अपने बेटे के नाम पे विदेशी, मतलब दूसरे देशों के बैंकों में और दूसरे देशों में अघोषित संपत्तियां इकट्ठी की है। उसी सिलसिले में फ्रांस के कर विभाग से इनकम टैक्स ने कुछ जानकारी मांगी थी, जो फ्रांस सरकार ने भेजी। उसी जो जानकारी है उसको ईडी भी जांचना चाहती है, यानी ईडी इस मामले में और कसना चाहती है। इसके खिलाफ अमरिंदर सिंह हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट ने मना कर दिया, इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब यानी एक तरफ इनकम टैक्स अमरिंदर सिंह और उनके बेटे का चूड़ी कसेगी, दूसरी तरफ से ईडी इन दोनों की चूड़ी कसने के लिए तैयार है। यानी फिलहाल अमरिंदर सिंह को इसमें कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। एक तो उम्र के इस पड़ाव में अपने राजनीतिक जीवन की फजीहत कराई। उनकी पत्नी अच्छी खासी कांग्रेस की सांसद थी पटियाला से, और अगर वो कांग्रेस में रहते तो इस बार भी उन्हीं की पत्नी जो है वो पटियाला से कैंडिडेट होती 2024 में और जीत जाती, ये भी तय था। लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ज़्यादा अपने को और अपने बेटे को बचाने के लिए जब अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का हाथ थामा तो जाहिर सी बात है पत्नी को भी कांग्रेस छोड़नी पड़नी थी। अब न पत्नी सांसद है, न अमरिंदर सिंह कुछ है, उनके बेटे तो वैसे ही राजनीति में इतने सक्रिय नहीं थे, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे। तो अब राजनीतिक रूप से पटियाला राजघराना इस वक्त किनारे पर बैठा है। एक आप यूँ कह सकते हो कि पंजाबी में एक शब्द है खुड्डे लाइन लगाना, वो खुड्डे लाइन लग चुका है राजनीतिक रूप में पटियाला राजघराना, जो वो राजघराना जिसकी एक वक्त पंजाब की राजनीति में तूती बजती थी। यानी 90 के दशक में भी, 2000 के उसमें भी 2020 तक अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, ये ही दो बहुत बड़े नाम थे पंजाब की राजनीति में। मुख्यमंत्री भी थे अमरिंदर सिंह, 2 बार मैंने बोला मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की तरफ से। आज की डेट में न घर के रहे
न घाट के रहे। बीजेपी ने तो साफ इशारा कर दिया कि हमसे कोई उम्मीद ना कीजिएगा। और ये अमरिंदर सिंह अकेले नहीं है ऐसे। फिर आइए आप हिमाचल। हिमाचल में आपको मालूम है कि ऑपरेशन लोटस एक ऐसी स्टेट है जहां ऑपरेशन लोटस नाकाम हुआ था। यहां ऑपरेशन लोटस किया गया, सरकार गिराने की, कांग्रेस की सरकार गिराने की पूरी साजिश की गई 2 साल पहले। और उस चक्कर में अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए, क्योंकि 6 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके पाला बदल के बीजेपी की तरफ चले गए थे, 6 विधायक कांग्रेस के। इसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए। लेकिन हुआ क्या उन 6 का? बाद में पार्टी छोड़ के बीजेपी से में गए, बाई इलेक्शन लड़े, 2 जीते 4 हार गए। वो जो हारे और जो जीते 6 के 6 आज की डेट में साइडलाइन है, खास करके वो जो 4 हार गए। अभी बीजेपी की नई कार्यकारिणी बनी, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष बने और सारी टीम नई बनी। उन 4 को कहीं जगह नहीं, उन 6 को कोई खास पद नहीं मिले हैं, कोई पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। एक आध को मिली भी है तो वैसी उपाध्यक्ष टाइप मिली है या जॉइंट सेक्रेटरी टाइप मिली है जिनका कोई रोल नहीं होता। वो भी खुड्डे लाइन लग चुके हैं। चुनाव भी हार गए 4, तो अपनी सीट भी हार गए। एक तो उनमें से ऐसा था जो पहली बार विधायक बना था, युवा विधायक था, अभी 1 साल हुआ था विधायक बने हुए, बीजेपी के चक्कर में अपनी विधायकी भी गंवा दी। ये हालत है वहाँ पर। अब ऐसे ही हालत सिर्फ यही नहीं है, आप और जगहों में और प्रदेशों में भी इसी तरह की खबरें अब आनी शुरू हो गई है। इसी तरह से लोग अब कांग्रेस में वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब कांग्रेस का जहाज डूब रहा था तब ये सब चूहे छलांग मार के बाहर भागे थे। आज इन्हें दिख रहा है कि मोदी नाम का टाइटैनिक भी, बीजेपी नाम का टाइटैनिक भी हिल रहा है, डोल रहा है, कभी भी डूब सकता है। तो ये पहले ही अपना घर वापसी का, पुराने घर की वापसी का रास्ता तलाशने लगे हैं ये चूहे। लेकिन ये शायद ये भूल रहे हैं कि जो पुराना घर था, बदकिस्मती इनकी है कि वो पुराना घर जो कभी कच्चा मकान हुआ करता था, अब वो पक्के मकान में तब्दील हो चुका है। और पक्के मकानों की दीवारों में वो छेद नहीं होते जिन छेदों से ये चूहे वापस उस घर में घुस सके। वो सारे छेद बंद कर दिए गए हैं, दीवारें पक्की कर दी गई है। ठीक वैसे जैसे दशरथ मांझी के परिवार के कच्चे मकान के बदले राहुल गांधी ने पक्का मकान उन्हें दे दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, राजनीति को कंप्लीट नहीं मानना चाहिए। राजनीति में बहुत कुछ पल पल में बदलता है और बहुत कुछ सालों तक भी नहीं बदलता। इसीलिए राजनीति के बारे में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि राजनीति में कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। राजनीति में हर कहानी के अंत में एक लाइन होती है कि कहानी अभी बाकी है। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।